नरेश के पास तीन रास्ते हैं। या तो नरेश इस अनशन पर बैठकर हॉस्पिटलाइज हो जाए और मृत्यु को ग्रसित नरेश मीणा हो जाए, या नरेश मीणा को आप जैसे पहले फर्जी मुकदमे लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला, उसी तरह आप या तो नरेश मीणा को जेल में डाल दो, या फिर नरेश मीणा की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करो। मैं धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बिना मांगे बिना कुछ किए भी कुछ घोषणाएं करी है। वार्तालाप हुई थी, जो समझौता हुआ था, जब मेरे पिताजी उनसे मिलने गए थे तब भी उन्होंने बहुत सारे वादे मेरे पिताजी से किए थे, लेकिन वह आज भी वादे अधूरे हैं, वो आज भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। उन सारे वादों को लेकर, उन समरावता के लोगों को न्याय दिलाने के लेकर, उन डूंगरी बांध वालों को न्याय दिलाने के लेकर, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं पहली बार ये आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा अनशन जब तक चलेगा, जब तक मेरे मुद्दों को माननीय मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं कर देते। झालावाड़ में जो दर्दनाक घटना हुई 25 जुलाई को, झालावाड़ में जो दर्दनाक घटना हुई, एक सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार के कारण 7 बच्चे सरकारों की भ्रष्टाचार की नीतियों के कारण 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। स्कूल में, सरकारी स्कूल में मृत्यु हो जाने के बाद जहां मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, शिक्षा मंत्री को जाना चाहिए था, जहां पूरे राजस्थान, पूरे देश में लोग ये देख रहे थे कि इन 7 बच्चों के परिजनों को सरकार की तरफ से क्या मदद मिलेगी, लेकिन मैं जब उन बच्चों को मुआवजे की मांग को लेकर जब झालावाड़ गया तो मेरे पे वहाँ के हॉस्पिटल के डीन द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया और मुझे 40 दिन जेल डाल दिया गया। जेल डालने के बाद जब मैं वहाँ से आया हूँ, आज 50 दिन होने के बाद उनके परिजन कल मेरे पास आए थे। वहाँ के जो हालात हैं, उन परिजनों को किसी से बात नहीं करने दी जा रही थी, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, और जब कल वो मेरे पास आए तो मैं उनको लेकर बिना किसी सूचना के, बिना किसी को बताए, चुपके से अकेला उनको लेकर यहाँ आ गया था, और यहाँ मैंने उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी मांगों को लेकर मैं अनशन पर बैठ गया हूँ। कल से मेरा ये अनशन चालू है, लेकिन इस अनशन चालू होने के बाद जो जो घटनाक्रम हुए उनको लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब मैं अनशन करने यहाँ आया उस समय आपने देखा होगा कि इस शहीद स्मारक जहाँ धरना दिया जाता है वहाँ ताला लगा दिया गया था, ताला लगा दिया गया था, लेकिन 4 घंटे तक हम इस शहीद स्मारक के बाहर बैठे रहे। 4 घंटे बाद में हमें परमिशन मिली अंदर आने की। उसके बाद हमने 2 दिन के लिए प्रशासन से परमिशन मांगी है, जो आज शाम तक हमें परमिशन मिली हुई है। फिर हमने अभी प्रशासन के पास फिर से आगे परमिशन को आगे बढ़ाने के लिए गए थे, तब प्रशासन ने कहा कि आप जो माइक का इस्तेमाल कर रहे हो, उस माइक में जो आप भाषण कर रहे हो वो भाषण तो अलाव है, लेकिन ये गीत जो यहाँ चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, वो माइक पर अलाव नहीं है। मैं आप मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ, आज जिस तरह के राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कृति के माध्यम से गांव में जो लोक कलाकार हैं वो अपनी गीत के माध्यम से अपनी बातों को सरकारों तक पहुंचाते हैं। वो एज ए कवि की तरह वो काम करते हैं। जिस तरह से भाषण देकर हम लोगों को जगाते हैं, भाषण देकर अपनी बात रखते हैं, उसी तरह से जो आज यहाँ दिन भर से, कल राम को भी आपने देखा होगा, आप सब लोग जानते हैं, वो लोग जो नेता, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे वक्ता जो अपनी बात भाषण के माध्यम से नहीं कह पाते, वो कवि, ये लोक कवि जो हमारी संस्कृति के माध्यम से, गीत के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, माइक तो चलेगा, भाषण के लिए भी चलेगा, और वो जो यहाँ पर गीत के माध्यम से तार्किक तरीके से जो भ्रष्ट सिस्टम हो गया, जो राजनीति का जो गंदा चेहरा हो गया, जो इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अपने गीतों के माध्यम से जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनका भी चलेगा। आप हमें परमिशन दें, आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। अब नरेश आमरण अनशन पर बैठा है। नरेश के पास 3 रास्ते हैं। या तो नरेश इस अनशन पर बैठकर
हॉस्पिटलाइज हो जाए और मृत्यु को ग्रसित नरेश मीणा हो जाए, या नरेश मीणा को आप जैसे पहले फर्जी मुकदमे लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला, उसी तरह आप या तो नरेश मीणा को जेल में डाल दो या फिर नरेश मीणा की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करो। आपने देखा होगा रात को 1:30 बजे मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं करी है बिना, हमने तो अभी यही नहीं कहा था कि हमारी मांगे क्या है। कल से प्रशासन मांग रहा था कि आप ज्ञापन दे दो, मैंने ज्ञापन नहीं दिया, क्योंकि जो भी बात करेंगे स्तर पर करेंगे, आमने सामने बैठकर बात करेंगे, ज्ञापन के माध्यम से बात नहीं करेंगे। मैंने रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1:30 बजे के लगभग कुछ घोषणाएं करी है। मैं धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बिना मांगे बिना कुछ किए भी कुछ घोषणाएं करी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इन बच्चों को न्याय को लेकर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप जब समरावता का मामला था, मैं जेल में था, तब जो वार्तालाप हुई थी, जो समझौता हुआ था, जब मेरे पिताजी उनसे मिलने गए थे, तब भी उन्होंने बहुत सारे वादे मेरे पिताजी से किए थे, लेकिन वह आज भी वादे अधूरे हैं, वो आज भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। उन सारे वादों को लेकर, उन समरावता के लोगों को न्याय दिलाने के लेकर, उन डूंगरी बांध वालों को न्याय दिलाने के लेकर, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं पहली बार ये आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरा अनशन जब तक चलेगा, जब तक मेरे मुद्दों को माननीय मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं कर देते, सरकार संतुष्ट नहीं कर देती, नरेश मीणा टेबल पर बैठकर मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहता है। नरेश मीणा जेल में रहे तो जेल में जिस तरह के हालात थे, उन हालातों को दूर करने के लिए नरेश मीणा मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहता है। नरेश मीणा आदिवासियों की दशा दिशा को सुधरवाने के लिए, नरेश मीणा दलितों की आशाओं को सुधारने के लिए, नरेश मीणा आदिवासियों के जो मांडा योजना का दुरुपयोग हो रहा है, हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से टेबल पर बात करना चाहता हूं। पिछली बार मुख्यमंत्री जी से वार्ता जब हुई थी, उनका यह था कि भाई जेल से नरेश आएगा, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन जैसे मैं जेल से निकला, मैंने 2 दिन मुख्यमंत्री जी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी थी, और ये तारीफ करना मेरा वाजिब था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने वाकई में मेरे ऊपर एहसान था, उन्होंने मेरी मदद करी थी। उन परिस्थितियों में उन्होंने मेरी मदद करी थी जब ओम बिरला पूरी ताकत से उस समय ये लगा हुआ था कि नरेश मीणा की मदद नहीं हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मैं अब जब जेल से, अभी जब झालावाड़ की जेल से निकला हूँ, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं अब किसी भी नेता के खिलाफ व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, किसी भी व्यक्ति को विशेष को लेकर मैं कोई इस तरह की बात नहीं कहूँगा। लेकिन इस बीच में ये जो झालावाड़ की इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जब मैं झालावाड़ के वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा था, उसी बीच में एक मुकदमा तो मेरे पे फर्जी मुकदमा डीन ने करवाया है। डीन ने जो फर्जी मुकदमा डीन ने करवाया है, उस डीन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो उसकी जिम्मेदारी मैं वसुंधरा जी को मानता हूं। अगर उस डीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, मेरा मुकदमा वापस नहीं लिया, तो उसकी जिम्मेदारी वसुंधरा की होगी। वसुंधरा जी को समय आने पर उसका जवाब देना पड़ेगा। इसी बीच में 2 मुकदमे जब मुझे जेल में डाल दिया गया था, उसी समय ओम बिरला जी के क्षेत्र कोटा संभाग में, कोटा लोकसभा के अंदर एक बपाव नाम की जगह है, जहां पर कुछ बच्चों ने धरना दिया था, कुछ बच्चे टंकी पे चढ़ गए थे। इन्हीं लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, इन बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए, उन 27 लोगों को जो मुकदमा जो लगा है वो ओम बिरला के क्षेत्र में लगा है। मैं ओम बिरला जी से मांग करता हूं, आपके एरिया में जो लोकसभा क्षेत्र में जो मुकदमे लगे, उनकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आपके क्षेत्र में लगे तो उनका मुकदमा वापस किए जाए, उसकी जिम्मेदारी मैं आपकी समझता हूं ओम बिरला जी। मैं टेबल टू टेबल बात करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, यही मेरा है। और मैं चाहता हूं कि मैं अभी निर्दलीय हूं, मैं किस ट्रैक पे जाऊंगा, कहां जाऊंगा पता नहीं है, लेकिन मैं अगर मुख्यमंत्री जी से मेरे सही तरीके से अगर मुख्यमंत्री से मेरी बात होती है, टेबल पर बात होती है, मैं समझता हूं इस राजस्थान की भी भलाई होगी और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी की भी हित में रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब आप कोई भी आपका जो सवाल है, प्रश्न है। क्या आपको लगता है कि भजन लाल शर्मा जी जो सीएम हैं, आपकी बात को लेके उनके मन में है कि हम आपके पास आएंगे, आपके धरना तुड़वाएंगे? मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने अनशन पर बैठा हूं। जब तक बैठा रहूंगा, जब तक
टेबल पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात नहीं होगी। आप यहाँ पे धरने में बैठे, उसके बाद कल की बात है, अगर कल की बात देखा जाए, उन्होंने कुछ लोगों के लिए राहत पैकेज दिया है, किसी की संविदा पे नौकरी दी है, तो इस पे क्या लगता है आपको? देखिए, कल जब मैं यहाँ बैठा था तब उन्होंने रात को जो घोषणा करी, वो घोषणा इसलिए करी कि यहाँ संख्या बल नहीं बढ़े, लोगों को ये भ्रम हो जाए कि पता है मांगे मान ली गई है, इसलिए लोग नहीं आए। इसीलिए मुझे सुबह कहना पड़ा कि धरना जारी रहेगा, और धरना जब तक जारी रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री से टेबल पर बात नहीं ये हो जाती। बकरी और बकरे का क्या चक्कर है? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि संस्कृति, हमारी संस्कृति जैसे इन्होंने परमिशन नहीं दे रहे। आज दुर्भाग्य की बात है कि जहां नौकरियां, संविदा पे नौकरियां दी जाती है, जहां, लेकिन हमें आदिवासी, जो ये लड़के आदिवासी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 7 बच्चे जो एक्सपायर हुए हैं, इन 7 बच्चों में 2 दलित परिवारों के हैं, 4 बच्चे भील समाज के हैं, और 1 बच्चा लोधा समाज का है। ये जो बकरियां दिए हैं, ये बकरियों की हालत ये है कि मेरे पास कल जब ये लोग आए थे परिजन, उनसे मैंने पूछा था, भाई आप लोग अपने महिलाओं को, परिजनों, महिला को भी लेके आते हैं, उनकी माओं को भी लेके आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब हमें 5 बकरी दी है, उन बकरियों को हम, वो महिला चराने जाती है, कुल मिला के हमें वही जंगलों में रखना चाहते हैं, वही उन्हीं आदिवासी जो मैं अभी जैसे आज उन्होंने जो संविदा पे नौकरी दी है, पहले उन्होंने पंचायत में नौकरी दी थी, पंचायत में सरपंच जब तक उनको नौकरी रखता उसके बाद हटा देता, लेकिन संविदा पे नौकरी दी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन अभी जो मुआवजे को लेकर और सारी जो चीजें हैं उनको लेकर हमारी जब टेबल टू टेबल बात होगी तभी इन चीजों का निष्कर्ष निकलेगा। जैसा कि आपने कहा शाम तक परमिशन है, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? मैंने एप्लीकेशन दे दी है। क्या लगता है नहीं हो जाएगी? मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर गांधीवादी तरीके से भी अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर आप सबके सामने रहेगा और धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। आपका मतलब ये है जब तक सीएम साहब यहाँ नहीं आएंगे, जब तक की मांगे नहीं पूरी हुई, तब मैं ये नहीं कहता सीएम साहब यहाँ आए, मैं कोई इगोस्टिक, मैं चाहता हूँ सीएम साहब से टेबल पर बात। मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आप धरना पर रहेंगे? जी। 24 घंटे ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक मेडिकल सुविधा यहाँ पे नहीं मिली है, चेकअप नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप इसको? अनशन, मैं 24 घंटे से अनशन पे हूँ, अनशन ही रहेगा। मेडिकल सुविधा की बात करें तो अभी तक नहीं आई है। मेडिकल नहीं आया है, आए थे डॉक्टर, तबियत देखने आए थे, लेकिन मेरा कोई शुगर और कोई जो भी यूरिन जो चेक होता है, हाँ जी, ना कुछ बीपी चेक किया था, लेकिन जो अनशन पर जो चेक किया जाता है, जो वेट, जो जैसे मैंने कल घोषणा कर दी थी अनशन पे, तो उसी समय मेरा वेट होना चाहिए था, फिर आज भी मेरा वेट होना चाहिए था, यूरिन चेक होना चाहिए था, कब मेरे कीटोन्स बढ़ जाए, कीटोन्स की समस्या आ जाए, वो सारी चीजें, वो कुछ नहीं हुआ। सरकार के द्वारा कोई पहल की गई आपसे बात करने? मेरे से अभी कोई बात नहीं हुई है, मेरे से किसी की बात नहीं। हाँ जी, विपक्ष की ओर से भी आपके पास? विपक्ष की तरफ से कोई नहीं आया है। आपने पायलट साहब को फोन लगाया था कल? बेनीवाल जी ज्वाइन करेंगे, आपने कल कॉल किया था। बेनीवाल जी आएंगे, हमें विश्वास है, उनका फोन भी आया है, बार बार उन्होंने और को भी कहा है, उनकी टीम भी आई है रात को। पायलट को भी फोन किया था आपने? पायलट साहब से मेरी बात नहीं हुई, उनके पीए से बात हुई थी, निरंजन से, लेकिन वो निरंजन के आप सबके सामने बात हुई थी, वही बात हुई, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। आपके सामने बात हुई थी कि पायलट साहब अभी उज्जैन है, पायलट साहब अभी उज्जैन में मीटिंग में है, और ये कह के उन्होंने काट दिया था। क्या लगता है कि पायलट साहब तक बात नहीं पहुंची? आप अब बात तो पहुंची नहीं आया इसलिए पूछ रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ, और ये धरना इतना बड़ा होगा, जिसको राजस्थान में राजनीति करनी होगी, चाहे वो कोई भी हो, जिसे राजस्थान में राजनीति करनी होगी, उसको इस धरने में आना पड़ेगा। आप देखते जाना, सोमवार को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सोमवार को ये जो 5 बकरियां दी है, इनको ले जाकर भजनलाल जी को सौंपने जाऊंगा। सोमवार को इन बकरियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपने जाऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इन बकरियों को आप संभालो। क्या आपको लगता है वहाँ पहुँच जाएंगे आप? आपको बीच में रोक लिया जाएगा? इन बकरियों को सौंपने जाऊंगा, और इन बकरियों को कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, 5 जो बकरी दी है, जो जितनी भी रेट लग रही है आपके हिसाब से इनकी, उसको आप मुआवजे में तब्दील कर दो। जो मुआवजा आप बढ़ा रहे हो उसमें दे दो। बकरियों की हमें जरूरत नहीं है, हमें जंगलों से निकाल कर स्कूलों में लाओ, शिक्षा लाओ, हमें नौकरियां दो। हमारे मांडा का जो पैसा है उसको शिक्षा पे लगाओ। हम उसमें हम चाहते हैं। मैंने सरकार के अलावा मैंने एक ये दान पत्र है, ये दान पत्र है, ऊपर दिखाई थोड़ा ये मैं अरे नीचे कर दो। नीचे ये मैंने दान पत्र है। हम लोग भी इनकी सामूहिक तरह से इनके लिए, बच्चों के लिए
लोगों से मदद मांग रहे हैं। जो भी दान आएगा इनके परिजनों को देंगे। दूसरा, हम लोग कल एक अकाउंट भी ऑनलाइन डिक्लेयर करेंगे, जिसमें ऑनलाइन अकाउंट से भी हम जनता लोगों से मदद मांगेंगे, क्योंकि अभी भी मेरे पास आज आए थे कोई लोग, उन्होंने बड़ी मदद करने के लिए कहा था। कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने लाख लाख रुपए की मदद करने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद है हम इनकी अच्छी मदद कर पाएंगे। दूसरा, एक मैं बहुत घोषणा करना चाह रहा हूं आपके सामने। मैं भगत सिंह के नाम पर एक संगठन बनाने जा रहा हूं, जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन डाल दिया है, जिसकी वजह से मैं घोषणा 23 मार्च को शहीद दिवस में करने वाला था और उसका मैं प्लान कर रहा था। लेकिन अभी मैं आज ही उसकी घोषणा कर रहा हूं, जिसका नाम होगा भगत सिंह ब्रिगेड। ये भगत सिंह ब्रिगेड उन साथियों की, मेरे लोगों की होगी जो मेरे काम को पसंद करते होंगे, मेरे विचार को पसंद करते होंगे। उन लोगों की मैं एक ब्रिगेड बना रहा हूं और उस ब्रिगेड में यहां जितने भी लोग आएंगे इस धरने में, अनशन पे, हम सबका ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन, बाद में ऑनलाइन करेंगे, लेकिन ऑफलाइन उनका मोबाइल नंबर उनका लेंगे और फिर आने वाले 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की शहीदी दिवस पर राजस्थान में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन का कैंप रखेंगे और हम भगत सिंह को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। भगत सिंह के विचार को, भगत सिंह की सोच को, भगत सिंह के आजाद भारत के धर्मनिरपेक्ष सोच को, भगत सिंह के समाजवाद की सोच को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। उस सोच को घर घर तक पहुंचाने के लिए, उस विचार को पहुंचाने के लिए, भगत सिंह की सोच को पहुंचाने के लिए भगत सिंह ब्रिगेड की मैं आज संगठन की घोषणा करता हूं। और मैं चाहूँगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, वो तमाम लोग जो इस राजस्थान को उन्नत मार्ग में ले जाए। धन्यवाद।